गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए से वीडियो में। इससे पहले हम गुप्त वंश पे लगभग 2 वीडियो दे रखे हैं, आप उसको मेरे प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, मिल जाएगा। वीडियो नंबर 1 गुप्त वंश पे, वीडियो नंबर 2 गुप्त वंश पे, उसको आप जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिए। ये वीडियो नंबर 3 है और थोड़ा इसमें हम प्रशासनिक ढाँचा पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएँगे ज़्यादातर एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिलेवेंट रहेगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, खासकर वैसा ही पढ़ाया जा रहा है ताकि क्वेश्चंस आपसे बनने लगे, ठीक है? इससे पहले वाले वीडियो में हम देख रहे थे कि जो साम्राज्य होता था गुप्त वंश में, वो छोटा-छोटा कई देशों में बँटा हुआ था। मतलब छोटा-छोटा कई पहले जो प्रांत होता था ना बाबू, उसको ही देश कहते थे, समझे? मतलब प्रांत जैसे अभी आपका प्रांत क्या हो, जैसे बिहार, पूरा वो एक अलग देश ही होता था गुप्त के समय में। उत्तर प्रदेश, वो भी एक अलग देश होता था। आप बंगाल चले जाओ, वो भी एक अलग देश होता था। तो पहले ये प्रांत को ही देश कहा जाता था। आज की डेट में हम लोग क्या है ना, प्रांत को आज स्टेट को हम लोग प्रांत कहते हैं, लेकिन उस वक़्त प्रांत को देश कहा जाता था गुप्त के समय में। और देश को अगर और डिटेल से जाकर पढ़ोगे तो उसको कई छोटा-छोटा भुक्ति में बाँटा हुआ था। मतलब देश जो होता था, प्रांत जो होता था, वो कई अलग-अलग छोटा-छोटा भुक्ति में बँटा हुआ होता था, ठीक है? अच्छा, भुक्ति जो होता था वो छोटा-छोटा विषय में मतलब बाँटा जाता था पहले। अच्छा, आप बोलोगे सर विषय जो होते थे, देखो ये सब वही है जैसे कि आपका स्टेट है वो कई डिस्ट्रिक्ट में बँटा हुआ है। यहाँ पे वही बात है, देश को कई भुक्ति मतलब डिस्ट्रिक्ट में बाँटा गया है। भुक्ति का मतलब क्या हुआ? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का चीज़। अच्छा, भुक्ति को कई अलग-अलग विषय में बाँटा गया है। यहाँ विषय का मतलब प्रखंड हो गया, है ना? अच्छा, प्रखंड को कई छोटे-छोटे गाँव में बाँटा गया है। मतलब एक प्रखंड के अंदर कई छोटे-छोटे गाँव आ जाएँगे। तो देखो व्यवस्था आज के जैसा ही है, बस नाम में क्या है? डिफरेंट है। नहीं समझे? नाम में ही ना डिफरेंट है, बाद बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं, वो तो वैसा ही है जो पहले चल रहा था, बस आज भी वही व्यवस्था चल रहा है, बस क्या है नाम में थोड़ा-सा डिफरेंट है। होता ही है कि जैसे-जैसे समय का सिक्का आगे बढ़ता है, लोग नाम बदल ही देते हैं और अलग-अलग क्षेत्र जाओगे तो एक ही चीज़ को अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बहुत जगह कलेक्टर पुकारा जाता है, बहुत जगह उसको अ, मैजिस्ट्रेट बोला जाता है, आईएएस, मतलब एक ही पोस्ट को कई अलग-अलग नाम से पुकारा जा रहा है। कलेक्टर का मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला, है ना? तो यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट है उसको आपको समझना है कि जो देश है, उसको ही प्रांत कहा जाता है, जो भुक्ति है उसको ही डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, जो विषय है उसको ही छोटा-छोटा प्रखंड कहा गया, जो गाँव है उसको ग्राम कहा जाने लगा था। तो जो समाज का सबसे निचला इकाई होता था उस वक़्त का, गुप्त के वक़्त का, जो सबसे छोटा स्तर पर शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, तो ग्राम मतलब गाँव। गाँव में भी कुछ-कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे, जो प्रशासन को चलाने के लिए वहाँ पे शामिल थे। समझो कि एक गाँव का भी कोई गार्जियन होता था, जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करता था, किस वक़्त? गुप्त वंश का जब शासन चल रहा था। मतलब राजा हर मतलब जो छोटे-छोटे क्षेत्र थे, वहाँ तक अपने प्रतिनिधि को लगा रखे थे, कि भाई गाँव में भी अगर किसी को तकलीफ होता था, तो जो वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, राजा के आदमी हैं, वहाँ पे गाँव वाले जाके शिकायत करते थे कि भाई हमको है ना नाली का ज़रूरत है, हमको मतलब टॉयलेट बनवाना है, हमको गाँव में दिक्कत हो रहा है, रोड बनवाना है। तो राजा के आदमी एकदम फिट रहते थे हर जगह। मतलब किसी भी प्रकार का वो जो कहोगे कि कोई दिक्कत, पहले ऐसा एकदम आज के ही तरह व्यवस्था था। लोग को लगता है कि नहीं, आज गाँव में हर तरह का फैसिलिटी है, मुखिया है, उसके द्वारा बहुत सारा काम होता है, ग्राम सचिव है। तो ये सब कहीं न कहीं पहले भी था, बस आज नाम चेंज है। आज थोड़ा-सा चीज़ें बदल गया, पहले राजा के अपने ख़ास आदमी ही पहुँचते थे शासन करने के लिए। अब क्या है कि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं प्रतिनिधि, वो सब शासन कर रहे हैं। जैसे आप जिसको मुखिया बनाए, मान लो आप कोई राहुल नाम के व्यक्ति को मुखिया बनाए, तो आपका प्रतिनिधि वही हो गया। आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आप पे शासन कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा जिसको अपना भाई भतीजा जो रिश्ता में दोस्त मोहिम जो होता था, उसको वो ग्राम सेवक बना देता था उस वक्त। बस इतना ही डिफरेंट है। पहले राजा अपना भेजता था, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना चुन रहे हैं।
इससे ज़्यादा थोड़ा-सा देखिए, हम इसलिए तुलना कर रहे हैं आज से या गुप्त वंश से, क्योंकि हमको देखना है कि भाई कितना ज़्यादा चेंजिंग हुआ है समाज में। आखिर इतना दिन जो हुआ है, समाज में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ ही है ना इतना दिन में। जो सबसे निचला इकाई होता था उसे क्या कहते थे? ग्राम हो कहते थे। ग्राम को ही सबसे निचला इकाई कहा जाता था प्रशासन का। अच्छा, प्रशासन कई अलग-अलग क्रम में बँटा हुआ था, छोटा-छोटा। जितने भी क्रम हैं सबको अ, अलग-अलग पदाधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता था गुप्त के समय। ऐसा नहीं है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पदाधिकारी होता था। डिस्ट्रिक्ट अर्थात क्या? इसका गुप्त का लैंग्वेज में बोलो, विषय। विषय को ही ना डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। भुक्ति। विषय को प्रखंड कह देंगे, भुक्ति को आपको डिस्ट्रिक्ट कहेंगे। मतलब हाँ, ठीक है? तो अलग-अलग लेवल पे अलग-अलग अधिकारी होते थे। जितना बड़ा अधिकारी होते थे, उनका पावर उतना ज़्यादा होता था, है ना? पदाधिकारीगण भी होते थे। अभी भी होते हैं पदाधिकारी। अब जाओगे तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मिलेंगे आज की डेट में भी बीडीओ, एक-एक ब्लॉक में होते हैं। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का पूरा इंचार्ज, हेड ही कह लो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम कहते हैं। वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी हो गया, कोई ब्लॉक के अधिकारी हो गए, कोई आपका जैसे कि सीओ हो गया, अंचला का अधिकारी। तो हर क्षेत्र में आज की डेट में भी अधिकारी हैं, बिहार सरकार हो गया या फिर भारत सरकार हो गया, आज की डेट में भी अधिकारी हैं, अलग-अलग कोने-कोने में अधिकारी, हर एक फील्ड में अधिकारी बैठे हैं। उस वक़्त भी होता था, ऐसा नहीं है कि सभी काम राजा स्वयं ही करता था। राजा के बहुत सारे हाथ होते थे। हाथ कहने का मतलब राजा को हेल्प करने के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। जनता हर एक जनता का बात डायरेक्टली राजा नहीं सुन पाएगा ना, तो जनता जो है वो अधिकारीगण को शिकायत करेंगे, अधिकारीगण बात को आगे ले जाएँगे, थोड़ा-सा बड़े अधिकारी के पास, और जो बड़ा अधिकारी है वो और बड़ा अधिकारी के पास बात ले ले जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा कि जो पर्सनल व्यक्ति है वो उसके लिए कुछ स्कीम निकाला जाएगा कि चलो, ऐसा कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है कि सबको ना नाला-वाला का प्रॉब्लम है गाँव में, लोगों का पानी बहाने में दिक्कत होता है, तो चलो फलना गाँव को चिन्हित किया जाएगा और यहाँ पे नाली बनवाया जाएगा। इस तरह का व्यवस्था गुप्त में चल रहा था, आज के ही तरह है। डेवलपमेंट के मामले में गुप्त शासक जो भी थे, तो समुद्रगुप्त वगैरह जो हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट, ये सब अच्छा खासा डेवलपमेंट किए हैं। इनका इतिहास एकदम डिटेल्स में जाके अगर पढ़ोगे, कभी वक़्त मिलेगा तो पढ़ना। हालाँकि हम तो वही पढ़ाएँगे जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्योंकि हमको आपको जनाना नहीं है ना गुप्त का पूरा एकदम हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। जो एग्ज़ाम में आएँगे उतना ही बताएँगे, ठीक है? अब क्वेश्चन अब आएँगे ही नहीं कि नाली कितनी चौड़ी हुआ करती थी गुप्त साम्राज्य में, तो ये सब बता के आपको क्या फ़ायदा? आप बोलोगे सर तो बहुत कुछ बताए, टाइम पास कर दिए, क्वेश्चन नहीं आ रहे वहाँ से, है ना? पदाधिकारी तो होते ही थे गुप्त में। और ये सब व्यवस्था को काफ़ी मजबूत बनाते थे गुप्त वंश के अंदर। मतलब पदाधिकारी हैं तो लोगों को देख रहे हैं, लोगों को सँभाल रहे हैं, मार-काट नहीं हो रहा है गाँव में, लड़ाई-पीट कम हो रहा है, पदाधिकारी से लोग डरते थे, जेल चले जाते थे। मतलब व्यवस्था लगभग आज की ही तरह था, लेकिन हाँ, कोई लिखित संविधान नहीं था। लगभग सभी जो राजतंत्र में प्रशासन की स्थिति चल रही है ना, लगभग जितना भी स्थिति प्रशासनिक स्थिति चल रही है, आज की तरह ही है बाबू। ऐसा कुछ नहीं है कि राजतंत्र में कुछ था और अभी जो है आपका प्रजातंत्र है ना, डेमोक्रेसी भारत में चल रहा है ना, कि जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार। लगभग सेम ही है, लेकिन आज लिखित संविधान है तो हम लोग डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी अच्छा मानने लगे। खैर सही भी है कि जनता के बीच से एक कोई भी उठ के हम लोगों का ही प्रतिनिधि बन जाता है, हम लोगों का शासक बनता है, तो वो लोग हम लोगों का दर्द जानता है। अभी हम युवा लोग हैं और हमारे युवा के बीच में से यदि कोई बड़ा मंत्री बन गया, तो वो जानेगा ना कि युवा को कौन-कौन सा क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या युवा के क्षेत्र में युवा लड़का लोगों के लिए, लड़की लोगों के लिए क्या कुछ अच्छाई किया जाए। अगर बूढ़ा बना तो वो युवा के लिए इतना नहीं सोच पाएगा, समझे? युवा ही बन गया, मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गया, तो उनको पता है कि युवा बच्चा के लिए फील्ड बनाना चाहिए, बड़ा-बड़ा क्रिकेट खेलने के लिए, खो-खो खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, कुछ-कुछ गेम कराना चाहिए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुरस्कृत करना चाहिए। युवा को और भी अलग-अलग क्षेत्र में ट्रेनिंग देना चाहिए जिससे वो स्किल्ड लेबर बने, फ्यूचर में। गाड़ी ठीक करने सिखाना चाहिए सरकार की तरफ से, मोबाइल ठीक करने सरकार की तरफ से सिखाना चाहिए, ये सब चीज़ का ट्रेनिंग देना चाहिए। युवा बने तब तो बनते हैं कौन? सीनियर। सीनियर के पास उतना दिमाग होता नहीं है। वो बस एजुकेशन सिस्टम को स्कूल ठीक कर देंगे, अब पढ़ाएँगे क्या? तो उसमें इंग्लिश, ज्योग्राफी, ये दिस डैट, इससे क्या ये सब स्किल्ड लेवल का पढ़ाई थोड़ी है।
स्किल मजबूत करने का पढ़ाई पढ़ाना चाहिए लोगों को, कि हाँ, अगर हम जिस आप चाइना आप चले जाओगे ना, तो चाइना में क्या है कि बच्चे जो अपना शुरू से ही डिसाइड कर लेते हैं उनको लाइफ में करना क्या है। फिर अगर किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको 1, 2 के 3 जैसे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उसको कुछ-कुछ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं मेडिकल फील्ड का, कि देखो ऐसे-ऐसे सुई दिया जाता है, ऐसे-ऐसे होता है, ये दवाई, ये दवाई। तो बच्चे इतना ज़्यादा फ़ैमिलियर होते हैं ना कि वो अपने पार्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छे कर जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही थोड़ा-सा यूनिक है। अब बनना है हमको डॉक्टर और 10th में बना रहे हैं दबा के, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एसएसटी को पढ़ रहे हैं 10th पास करने के लिए। तो थोड़ा-सा यहाँ का नियम ही अलग है। इस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन जो भी है, चलिए हम जो स्थिति चल रही है गुप्त वंश में उस पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, है ना? लगभग समान ही स्थिति है आज के डेट में ही। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अंतर है। ठीक है? अच्छा, जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मतलब इस चीज़ को आपको याद रखना ही है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के सबसे मेन हेड होते थे, वो स्वयं राजा ही होते थे गुप्त काल के अंदर, ठीक है? जितना भी आपको मिला है, राजा, जितना भी अलग-अलग आप राजतंत्र पढ़ोगे तो राजा ही सबसे मेन हेड होते थे, इम्पोर्टेंट राजा ही होते थे। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था में जो राजा था, वो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे ज़्यादा। राजा सबसे पावरफुल होता था, उसके बाद ही कोई प्रधानमंत्री कह लो या फिर मुख्यमंत्री, दिस दैट, उसके अंदर जितने भी गवर्नर थे वो सब बाद में आएँगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे, कौन होते थे? राजा होते थे। स्कंदगुप्त जो है ना, स्कंदगुप्त के बाद जो भी छोटे-छोटे राजा आए गुप्त काल के अंदर, स्कंदगुप्त तो ठीक थे, यहाँ तक तो गुप्त वंश का ठीक-ठाक झंडा गाड़ा हुआ था, एक दबदबा था स्कंदगुप्त तक। लेकिन इसके बाद जो भी छोटे-छोटे राजा आए ना गुप्त काल के अंदर, जो भी देखने को मिलते हैं, उनकी महत्व थोड़ा-सा घट गई, लोग वैल्यू कम देने लगे राजा का। और प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो टूटते हुए दिखाई दिया, क्योंकि हम बोले ना, जब-जब घर टूटेगा पड़ोसी आके, आप लोग घर तोड़ लिए हैं, आप लोग अपना सैनिक को सैलरी देंगे नहीं तो सैनिक छोड़ के भाग जाएगा, सभी भाई आपस में बँटवारा कर लिए हैं। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ख़ासकर जो राजतंत्र, प्रजातंत्र, ये सब में ये सब चीज़ का काफ़ी ख़्याल रखना चाहिए कि कम से कम मिला के चलना चाहिए चीज़ों को। अगर आप मान लीजिए कि सभी भाई आपस में छोटा-छोटा रीजन पे राज कर रहे हैं, छोटा-छोटा जगह पे, तो मजबूत थोड़ी होगा। वो तो टूट गया है, इंडिया कई टुकड़ा में बँट जाएगा तो पाकिस्तानो आके मार देगा इंडिया को। अभी हम लोग सब जितना भी 28-29 राज्य जितना भी हैं भारत में, हम लोग सब मिल के हैं, एकदम यूनियन बना के हैं, तब ना बिहार, उत्तर प्रदेश, जब सैनिक आज़ाद होता है भारत का, तो देखिएगा कि बिहार का भी हो जाता है। कभी बंगाल का भी सैनिक आज़ाद होता है, कभी पाकिस्तान का, अधि पाकिस्तान का ही नहीं, सॉरी, पंजाब का हो जाता है, कभी मुंबई का हो जाता है। तो सैनिक लड़ किसके लिए रहे हैं? पूरा भारत के लिए लड़ रहे थे। पूरा भारत क्या है? अखंड है, एक है। उस पे राज कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी, वर्किंग एज़ ए चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना? तो आज हम लोग मजबूत हैं ना, आज हम लोग से बहुत सारा कंट्री डरता भी है, पावरफुल भी है। जब चाहते हैं किसी को हज़ार करोड़ से मदद कर देते हैं। ये सब पावर बना कहाँ से? तो हम लोगों से गुजरात वगैरह हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये सब अच्छा खासा टैक्स देता है भारत सरकार को। अच्छा, इन लोगों से टैक्स लेकर के बिहार वगैरह को ठीक करते हैं। तो पहले हुआ क्या था कि स्कंदगुप्त तक तो गुप्त ठीक चल रहा था, लेकिन छोटे-छोटे राजा फिर गुप्त में दिखाई देने पड़ते हैं। मतलब छोटे-छोटे राजा जो हैं, गुप्त वंश में दिखाई दिए हैं। उसके बाद क्या होता है, वो छोटे-छोटे राजा जो हैं, उनका मतलब देखा जाए तो वैसा कुछ दबदबा भी नहीं रहता है, प्रशासनिक व्यवस्था भी डाउन कर देते हैं और पैसे से भी कमज़ोर हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो गुप्त वंश है, वो भी समाप्त होने लगता है। क्योंकि फिर वही हो गया, मजबूत है ना कोई आके बीच में तो घुसेगा ही। जो गुप्त काल के राजा का यही एक चीज़ मानना था कि जो देवता होते थे ना, वो मतलब देवता द्वारा धरती पे शासन करने के लिए भेजा गया है। गुप्त राजा जो होते थे, छोटे-छोटे दिमाग के जो बने थे स्कंदगुप्त के बाद, वो सब यही सोचते थे कि देवता उनको शासन करने के लिए भारत के गद्दी पे भेजा, देवता कोई हैं, वो ही भेजे हैं इन लोगों को शासन करने के लिए। ये सब चीज़ पे गुप्त राजा बहुत विश्वास करते थे, ठीक है? और जैसे कि आपका थोड़ा ये ध्यान रखो, जो देवीय शक्ति होता है ना, ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। देवी, ये देवता,
ये सब चीज़ पे गुप्त राजा बहुत विश्वास करते थे। मतलब उन लोगों का यही सब मानना ही था। उनका मानना था कि हमें अगर साम्राज्य को अच्छे से चलाना है, ये सब चीज़ का अनुमति हमको देवता ही दिए हैं, देवी ही दी है। और यहीं से दक्षिण भारत के जो इतिहास आप पढ़ोगे डिटेल में जाकर के, तो दक्षिण भारत के इतिहास में आपका जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन पढ़े हो ना मेडिवल हिस्ट्री, जिसमें क्या पढ़ाई थी मध्यकालीन में? अभी तो बाबू एंशिएंट चल रहा है, ये तो आपका मध्यकालीन नहीं है। मध्यकालीन में क्या पढ़ाए थे? पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ाई थे, मुगल वगैरह के बारे में पढ़ाए थे, है ना? दक्षिण भारत के इतिहास में देखोगे, जो मध्यकालीन समय चल रहा था, मध्यकालीन भारत चल रहा था, तो उसमें देवी देवता की खूब प्रचलन देखने को मिलेगा। मतलब देवी देवता मध्यकालीन में एकदम खूब छाया हुआ है। हालांकि मौर्य प्रशासन व्यवस्था, जो मौर्य वंश चल रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होते थे। जैसे कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को देखोगे तो मौर्य में भी देवी देवता वगैरह था। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें नहीं था, गुप्त में भी था। आप मध्यकालीन में देखोगे तो कुछ ना कुछ जो राजपूत राजा थे, वो लोग देवी देवता को बहुत मानते थे। और उन लोगों को लगता था कि हम लोगों का जो व्यवस्थाएं चल रहा है, वो उन लोगों के ही इजाज़त से चल रहा है, वही लोग हमको शासन करने के लिए भेजे हैं, है ना? राजा वगैरह का मानना ऐसा होता था। पूरे जितना भी प्रशासनिक व्यवस्था चलता था, उसके सबसे जो एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, वो राजा होते थे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो गुप्त काल था, गुप्त काल में अगर शुरुआती व्यवस्था देखा जाए, अगर शुरुआत में शासक वगैरह को देखा जाए, तो उसमें राजा जो था ना, वो जो भी प्रशासनिक व्यवस्था था, शुरू-शुरू में राजा प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण होते थे। लेकिन ये धीरे-धीरे क्या होता है, घटती चली जाती है। जैसे ही गुप्त राजा मजबूत तो था, मतलब आपका देख लो ना, स्टार्ट करो ना वहाँ से, घटोत्कच गुप्त से, या फिर आपका श्रीगुप्त कह लो, ये आपका ये सब जो था चंद्रगुप्त कह लो, समुद्रगुप्त, ये सब बड़ा मजबूत था। स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, यहाँ मजबूती था। लेकिन जब स्कंदगुप्त के बाद वाली जनरेशन आती है, तो वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो घटते हुई दिखती है। प्रारंभिक में गुप्त में बड़ा अच्छा था प्रशासनिक व्यवस्था, फिर धीरे-धीरे प्रशासनिक व्यवस्था गुप्त की क्या होते चली गई, डाउन होते चली गई, ठीक है? घटते हुए हमको व्यवस्था, मतलब जो दबदबा है राजा का प्रशासनिक में, वो घटते हुए दिखा। और वैल्यू धीरे-धीरे क्या होता है बाबू, घट जाता है। अच्छा, जो राजा का दरबार होता था, तो राजा के दरबार में जो भी क्षेत्र होता था, वो जितने भी दरबारी क्षेत्र पड़ता था, वहाँ पे राजा का प्रभाव जो है ना, मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो, मतलब जो दरबार जो होता था राजा का, तो नज़दीक वाले क्षेत्र में राजा का दबदबा तो बड़ा अच्छा चलता था। मतलब राजा के जो जैसे राजा मान लो कि आपका ना खगड़िया स्टेशन पे राजा खड़ा है, तो वो राजा का दरबार है वहाँ पे। और फिर राज मार्केट चले जाओ तो उधर अच्छा खासा दबदबा था, इस साइड आ जाओ तो इधर भी अच्छा खासा, मतलब राजा के ना चारों तरफ राजा का दबदबा अच्छा चलता था। लेकिन जैसे जैसे पहले मोबाइल और न्यूज़ तो था नहीं, तो जैसे जैसे राजा का जो केंद्र बिंदु था उससे दूर क्षेत्र जाता था, वैसे वैसे राजा का दबदबा धीरे धीरे घट जाता था। वहाँ पे जो गवर्नर शासन कर रहे होते हैं, अच्छा वहाँ पे जो छोटे छोटे अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी शासन कर रहे होते हैं दूसरे दूसरे क्षेत्र पे, तो वहाँ पे जो राजा का पावर है, वो कहीं न कहीं घटते हुए दिखता था, क्योंकि दबदबा सैनिक का चल रहा होता है, या फिर जो दूसरे अधिकारीगण हैं उनका चल रहा होता है। दूर में राजा का वैसा नहीं हो पाता था, जितना नज़दीक में उनका, मतलब एक वैल्यू था, वो दूर में उतना दिखाई। अब मान लो कि नरेंद्र मोदी राजा हैं भारत के और वो दिल्ली में बैठे हैं, तो खगड़िया वाले बड़ा मस्ती से हैं। ऐसा थोड़ी कि नरेंद्र मोदी उसको एकदम बुलाते रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि राजा नरेंद्र मोदी का बात उतना लोग वही सुनेंगे, दिल्ली का ही जनता ना, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं। खगड़िया वाले थोड़े उनके भाषण में जाके शामिल होंगे। तो वही चीज़ है, जो गुप्त राजा थे, दूर जाने पर गुप्त राजा की वैल्यू घट जाती थी धीरे-धीरे। लेकिन नज़दीक वाले क्षेत्र में उनका जो वैल्यू था, उनका दबदबा अलग लेवल का था। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि जो वहाँ का जो स्वतंत्र रूप से शासन व्यवस्था चलती थी, कहीं न कहीं राजा से दूर अगर चले जाओ, तो वहाँ पे स्वतंत्र चलती थी। लेकिन राजा के इर्द-गिर्द अगर आपका घर-वर है, तब तो उतना स्वतंत्रता नहीं मिलता था, डिसिप्लिन बहुत था गुप्त राजा के अंदर।
अच्छा, समुद्रगुप्त को देखो तो समुद्रगुप्त के समय में जो स्थिति देखने को मिलती है, तो समुद्रगुप्त का नियंत्रण दूर वाला क्षेत्र पे बिल्कुल ज़ीरो ही रहता था। मतलब समुद्रगुप्त का कहना था कि भाई जो नज़दीक है उसको तो हम सँभाल लें पहले, जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर बसे हुए लोग हैं, उन पे हम कैसे शासन कर सकते हैं? ये समुद्रगुप्त का कहना था कि जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, उस पे हम शासन कैसे कर सकते हैं? ये समुद्रगुप्त का मानना भी था, ठीक है? मतलब वहाँ पे एकदम ज़ीरो ही नियंत्रण होता था। अब अधिकारी क्या कर रहे हैं, मान लो पटना में समुद्रगुप्त बैठा है, सपोज़ दैट, अब बेंगलुरु में उसका शासन क्षेत्र बेंगलुरु तक है। तो बेंगलुरु की जो जनता है वो थोड़ा ज़्यादा ही स्वतंत्र होते थे, किसके तुलना में? पटना के तुलना में। पटना से धीरे-धीरे दूर जाओ बनारस, तो वहाँ पर स्वतंत्र थे लेकिन उतना नहीं थे, और दूर चले जाओ तो धीरे-धीरे स्वतंत्रता बढ़ते ही जाता था। राजा के केंद्र बिंदु से जितना दूर जाओगे स्वतंत्रता उतना बढ़ता था। अच्छा, केंद्र बिंदु के जितना नज़दीक जनता आती थी, राजा जहाँ बैठते थे, उतना ज़्यादा एकदम लोगों को सँभल के रहना पड़ता था, नहीं तो राजा के चंगुल में आएँगे तो फांसी का भी सज़ा मिल सकता था। क्योंकि उस वक़्त वैसा कोई विशेष कानून था नहीं, राजा जो चाहते थे वही होता था। फिर कुछ समय बाद जाकर के समुद्रगुप्त का जब ऐसा देखा गया, तो कुछ समय बाद जाकर एक चीज़ स्टार्ट होता है कि जो सामंती व्यवस्था है ना, सामंती का मतलब पूरे देश में समान रूल। हर जगह स्वतंत्रता दे दो, नहीं तो हर जगह डिसिप्लिन में रखो। ये क्या तरीका है कि राजा के केंद्र बिंदु जहाँ राजा बैठते हैं, उसके इर्द-गिर्द तो बड़ा डिसिप्लिन है भैया, दूर चले जाओ तो एकदम शासन नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता है। तो अधिकांश जो जनता होंगे वो कोशिश करेंगे ना कि राजा का जो शहर है उसको छोड़ो और दूर ही बसने के लिए चलो, वहाँ कम से कम हमको स्वतंत्रता मिलेगा। तो इसी सब चीज़ के लिए काफ़ी डिस्प्यूट्स होने लगा गुरु गुप्त राजा के बीच में, और फिर जाकर के एक सामंती व्यवस्था को लाया गया। अब यह सामंती व्यवस्था जो है वो सातवाहन वंश जो आए थे, सातवाहन के समय काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका था। अच्छा, इसमें क्या होता था, राजा के तरफ से जो ब्राह्मण होते थे, है ना? तो उसको भूमि वगैरह दान में दिया जाता था, ये सब प्रथा स्टार्ट हो गया था। सामंती व्यवस्था में, समंती व्यवस्था। ये व्यवस्था सातवाहन वंश जो था ना, वो पढ़ाई थी आपको इससे पहले। इन सब के समय में सातवाहन वंश के समय में काफ़ी फेमस था। मतलब जो ब्राह्मण होते थे उनको राजा लोग अच्छा खासा भूमि दान दिया करते थे, ठीक है? और यह भूमि दान देने की प्रथा गुप्त में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्टार्ट कहाँ से हुई थी बाबू? ये स्टार्ट हुई थी सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश ने ब्राह्मण को भूमि देना स्टार्ट करा, इसी को समांती व्यवस्था कहते हैं। और फिर जाकर के गुप्त आता है और यहाँ पे खूब ये व्यवस्था बढ़ जाता है। अब एकदम दबा के भूमि दान में दे रहा है किसको? कहीं न कहीं ब्राह्मण लोग जो हैं वो गुप्त से बहुत ज़्यादा खुश भी हो गए, क्योंकि उनको भूमि तो दुनिया भर का दान में मिला। अच्छा, गुप्त काल में बहुत ज़्यादा ये जो सामंती व्यवस्था है वो बढ़ गई, भूमि दान व्यवस्था भी कह लो इसको। भूमि दान देने का रिज़ल्ट क्या होता है कि देश कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटना स्टार्ट हो जाता है। और गुप्त वाले ने, इनका जो वंशज कमज़ोर हुआ है ना, ये बहुत बड़ा रीज़न है। गुप्त वाले ने ये एक बहुत गलत काम करा कि इन्होंने सामंती व्यवस्था को ले आया, भूमि को बाँटना स्टार्ट कर दिया। आप देखोगे कि तो राजा का जो दूरी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे राजा का दबदबा कम होने का ये सब यही कारण है कि ये ब्राह्मण को ये कट्ठा-वट्ठा तो छोड़ो, अब बीघा भी छोड़ो, कई 100 एकड़ भूमि दान में दिया जाता था एक-एक ब्राह्मण को। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कई 100 एकड़, मतलब इतना भूमि दान में दिया जाता था, जिससे कि अगर वो ब्राह्मण, मतलब उसका 7 पुश्त बैठ के खाएगा, इतना अनाज उसको उस खेत से हो जाएगा। इतना भूमि दान में दिया जाने लगा। और जब होता क्या था कि ब्राह्मण को भूमि मिल जाता था, तो वो किसी का सुनता ही नहीं था, वो एकदम राज करता था उस धरती पे। और फिर वो सोचता था कि ये राजा-वाजा का ज़मीन तो अब है नहीं, ये मेरा ज़मीन है। तो कम से कम अपना दबदबा बनाने के लिए ब्राह्मण जो है, वो थोड़ा-सा राजा वगैरह का वैल्यू घटा दिया। बोला कि भाई ये मेरा क्षेत्र है, हम इस पे रूल कर रहे हैं, हम इस पे फलना गाँव बसाए हैं, हम 10 गरीब को इस ज़मीन पे रखे हैं। तो हुआ क्या कि जो समाज है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटते चले गए। अच्छा, यह भूमि जो देने वगैरह का प्रथा है, जिसमें हम सामंती व्यवस्था कहेंगे, भूमि को दान देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सामंती व्यवस्था। हर्षवर्धन के शासनकाल आते-आते तक
ये जो सामंती व्यवस्था है यह चरम सीमा तक पहुंच गया। मतलब हर्षवर्धन भी दुनिया भर का ये दान, भूमि वगैरह दिस डैट करने लगा। इससे क्या हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकार है वह पूरे साम्राज्य को कई अलग अलग भाग में बांट दिया। क्योंकि जब भूमि आपको मिल जाएगा, मान लो कि आपको हम कार गिफ्ट कर देंगे तो आप मेरा सुनोगे? एक नहीं सुनोगे। आप बोलोगे आप हमको गिफ्ट ही कर दिए हो कार, तो भाई जितना हमको कार से घूमने का मन, आप रोकने वाले कौन? हमको घूमने दीजिए, आपको गिफ्ट क्यों किए? वही चीज होता था कि जो प्रशासनिक अधिकार होता था ना, वहां पे जो अधिकारी गण होते थे भूमि पे, उन लोगों का कम चलने लगा और ब्राह्मण वगैरह का खूब चलने लगा। क्योंकि लोगों को लगता था भूमि दिया है तो अब तो ब्राह्मण का ही जमीन है, ब्राह्मण लोग राज करेगा। इस तरह से कुछ कुछ स्टार्ट हो गया। अच्छा, साम्राज्य को कई अलग अलग भाग में बांटा गया। सबसे बड़ा भाग जो कहलाता था वो इस देश के जो अधिकारी होते थे ना, मतलब जो सबसे बड़ा जितना भाग था ना उसे देश कहेंगे। अब हम तो कह ही रहे थे कि आपको देश ना, वो प्रांत वगैरह को देश कहा जाता था। जो सबसे बड़ा भाग होता था साम्राज्य के टुकड़ों में वो देश होता था। और उसमें जो अधिकारी होते थे वो बड़े बड़े अधिकारी होते थे। और उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? गोपना। देखो थोड़ा सा है क्या कि ये जो प्रशासनिक ढांचा है इसमें कुछ कुछ समझना भी है, याद भी करना है। तो आप लेक्चर को थोड़ा स्पीड करके सुनो, चीजें समझ में आएगा। 2 बार 3 बार सुन लो, कुछ कुछ तो समझ में आएगा और लिखने लायक तो जरूर बन जाओगे। जो ऊंचे अधिकारी होते थे ना उसे गोपना कहा जाता था। किसमें? गुप्त वंश में बड़े बड़े अधिकारी को। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, हम जान के ही थोड़ा सा जो डिटेल में है बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, है ना? एक चैप्टर पढ़ लिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा जो उसको क्या कहते थे, कौन सा अधिकारी कहते थे? बताइए, अभी तुरंत बताइए ना, आप लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। गोपना क्या कहते थे? गोपना। देश पे जो राज करते थे। देश का मतलब प्रांत होता है, ठीक है। अच्छा, निचले जो अधिकारी होते थे उसे हम भुक्ति कहेंगे। सबसे निचले ग्रामीण अधिकारी को भुक्ति। भुक्ति अधिकारी मुख्य मुख्य रूप से गांव वगैरह में शासन करता था, भुक्ति कह लो, ठीक है। और ये भुक्ति से छोटा हिस्सा जो होता था वो विषय होता था। और विषय से जो छोटा हिस्सा होता था वो होता था आपका विषयपति। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे सर, आप बोले भुक्ति गाँव, हाँ तक गाँव वगैरह पे शासन तो करते ही थे, थोड़ा अधिकारी थे। लेकिन ये जो देश लेवल में, देश जो प्रांत होता था उसमें जो सबसे ऊंचा अधिकारी था उसे गोपना कहेंगे। अच्छा, अधिकारी के मामला में जो देश में निचले अधिकारी होते थे, देश पे ही शासन करने वाले नीचे अधिकारी, उसे भुक्ति कहेंगे। अच्छा, भुक्ति जो होते थे वो भी अधिकारी ही होते थे, मतलब देश लेवल पे ही। और भुक्ति से जो छोटा अधिकारी होते थे ना, जो भुक्ति से छोटा हिस्सा होता था उसे विषय कहेंगे। अच्छा, विषय, विषय पे जो शासन करते थे उसे विषयपति कह लो उस अधिकारी को। और विषय से भी छोटा प्रशासनिक व्यवस्था होता था, विषय से भी छोटा जो प्रशासन चलाया जाता था उस इकाई को गांव कह लो या फिर ग्राम कह लो। ग्राम के अधिकारी को बाबू गुप्त वंश के अंदर ग्रामिक कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्रामिक। वो गांव पे का मुखिया कह लो, उस पे शासन करते थे। और इस प्रकार से आपको लगभग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति समझ में आ गई कि कौन कौन से अधिकारी होते थे, क्या होते थे, नहीं होते थे। अब हम थोड़ा सा इस बिंदु पे ध्यान देंगे कि भाई जो गुप्तकालीन समाज होते थे वो मतलब वहाँ का जो व्यवस्था थी वहाँ पे, मतलब कैसा जो व्यवस्था चल रहा था, वर्ण की स्थिति क्या थी, समाज में महिलाएं की स्थिति क्या थी, मतलब कैसे महिलाएं वगैरह सब कुछ टैकल करती थी गुप्त वंश के अंदर, क्या समाज था, दास प्रथा समाज में था या नहीं था, इन सभी बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। और जो समाज में उच्च वर्ग होते थे, निम्न वर्ग होते थे, उनकी स्थिति कैसी थी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि समाज में दास होता था या कोई निम्न वर्ग की जाति होती थी, उनके साथ कोई अन्याय भी किया जाता था या नहीं होता था, ये सब बिंदु को हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे।
फिर समाज में मनोरंजन जो होते थे या फिर भोजन के लिए किन साधन का उपयोग किया जाता था, ये सब बिंदु को भी देखेंगे क्योंकि प्रश्न कई बार यहाँ से भी देखे गए हैं बीपीएससी मेंस में। ठीक है। गुप्तकालीन समाज में आकर वर्ण व्यवस्था काफी जटिल हो गई, मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल हो गई। अब भाई वो हिलने वाली भी नहीं है। अगर हम शूद्र जन्म ले लिए हैं तो हमारा बच्चा भी शूद्र, हमारा पोता भी शूद्र, सब शूद्र हो जाएगा। यदि हम ऊंचे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो हमारा पूरा खानदान ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल हो चुकी थी। आप प्राचीन भारतीय इतिहास के एकदम शुरुआती दौर देखोगे तो जो आपका वर्ण व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जटिल नहीं थी। कर्म के आधार पे आपका वर्ण दिया जाता था। एक ही घर में माँ जो है वो छोटा-मोटा काम करती है तो वो शूद्र जाति की हो गई, क्योंकि झाड़ू-वारू लगाती है, पोछा लगाती है दूसरे के घर में। उसका बेटा को पढ़ने में बहुत मन लगता है, वो ब्राह्मण बन जाता था, बड़े-बड़े मंत्र संस्कृत का बुक पढ़ लेता था, तो वो ब्राह्मण हो गया। भाई को बिज़नेस व्यापार में मन लगता था तो वो वैश्या हो गया। तो एक ही घर में कई अलग-अलग जाति देखने को मिलते थे। पहले समाज में वर्ण व्यवस्था की मजबूती उसके कर्म पे होती थी, लेकिन ये धीरे-धीरे जाकर के जटिल हो गई और कर्म जो है वो डायरेक्ट किसमें बदल गया, वर्ण में। मतलब कर्म से अब नहीं बनता था, अब जन्म से। कर्म की कहानी मिट्टी में मिल गई। अब कितना भी अच्छा कर्म कर लो, डोम कितना भी पढ़ ले, डोम ही कहलाएगा। है ना? मोची कितना भी पढ़ ले, मोची जात का ही कहलाएगा। मछुआरा जितना भी पढ़ ले, मछुआरा ही कहलाएगा। ये हो गया था। ब्राह्मण कितना भी कमज़ोर मूर्ख हो क्यों ना हो जाए, उसका बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो जो स्थिति थी जाति-वाति को लेकर के समाज में थोड़ा-सा जटिल होते हुए दिखाई देने लगती है, गुप्त वंश के अंदर, ठीक है। हालाँकि शुरू में जो व्यवस्था था वो तो बढ़िया था। शुरू में तो भाई साहब कर्म के आधार पे काम हो जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यही व्यवस्था गिरना स्टार्ट हो गया और फिर वर्ण का फिर निर्धारण होने लगा कि आप किस आपका जन्म कहाँ हुआ है, तभी आपको उस वर्ण उस जाति का बताया जाएगा। ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जैसा कर्म वैसा होता था वर्ण। जैसा करोगे कर्म वैसा हो जाओगे जात का तुम, वैसा कर्म पे ही वर्ण पहले डिपेंड था, लेकिन बाद में व्यवस्था घटते हुए दिखा है। ठीक है। गुप्तकालीन समाज में हम एट एनी कॉस्ट अगर देखेंगे तो अपने जाति को छोड़कर किसी दूसरे जाति में नहीं जा सकते थे। ये गुप्त काल का नियम था, क्योंकि यदि आप शूद्र हैं तो आप कितना भी पढ़ लें लिख लें, आप ब्राह्मण बनने वाले नहीं हैं। गुप्त काल में एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आप कितना भी पढ़ लें, यदि आप छोटा जाति के हैं, आप कितना भी पढ़ लें तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, बड़ा जाति के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब वो बाबू जटिल हो चुका था। ठीक है। आप चाह के भी दूसरे जाति में नहीं जा सकते थे। चाहे मेरी कर्म क्यों ना बहुत अच्छी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यही नियम बन चुका था गुप्तकालीन समाज में। ऐसा नहीं था कि कर्म के आधार पे वो राजा बनेगा। और शूद्र का बेटा जो होता था, मतलब जो शूद्र होते थे, वो शूद्र का बेटा जन्म से ही शूद्र रहता था। चाहे वो बच्चा कितना भी पढ़ने में होनहार हो, कितना भी अच्छा सामान बेच लेता हो, तो वो फिर भी व्यापारी नहीं बन पाएगा। वो शूद्र है और उसका एक ही काम है कि भाई साहब वो समाज में झाड़ू ही लगाएगा, चाहे वो कितना भी पढ़ने में मन लगा कि पढ़ने का तो इसको अधिकार ही नहीं था, तो पढ़ना हम क्या ही रच लगा रहे हैं। शूद्र का काम था समाज में साफ-सफाई, गंदगी को साफ करना, और तीनों जो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का सेवा करना। ठीक है। अब कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ये गुप्तकालीन समाज का नियम बन चुका था। जो जिस जाति में है सब लोग उसी जाति में रह जाएँगे और उनके बच्चे भी उसी जाति में रहेंगे, उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे, पूरा खानदान उसी जाति में रहेंगे, और आज हम लोग इसका परिणाम भुगत रहे हैं। ठीक है, हम लोग जनरल कास्ट से हैं और देखो क्या रिजर्वेशन का मार पड़ रहा है जनरल के बच्चे को। एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा-बच्ची, किसी का सिलेक्शन 50 नंबर पे होता है तो दूसरे बच्चा का जो जनरल है उसका 100 पे भी नहीं हो पा रहा है। जबकि एक ही स्कूल से पढ़ा है, हम भी डीएवी से पढ़े हैं, फलना भी डीएवी से पढ़ा है, लेकिन फलना का सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन रुका है। क्यों? क्योंकि हम ऊँचे जाति के हैं और हमको तो इस चीज़ का भुगतना अब पड़ रहा है। हमारे पूर्वज की गई गलती का सज़ा आज हम लोगों को मिल रहा है।
नौकरी लेने में देखो एकदम मिल ही रहा है कि भाई जो छोटा जाति के हैं उनको थोड़ा-सा नंबर जो है कम पे ही सेलेक्ट हो जाएँगे और जो बड़े जाति के लोग हैं, तो उनको उतना मेहनत करना पड़ेगा पहुँचने के लिए। 150 में उनको 115, 120 लाना पड़ेगा, फिर जाकर के वो प्रीलिम्स भी क्वालीफाई कर पाएँगे। छोटे जाति के रहते एससी, एसटी तो 90, 88, 85 इतना पे भी सेलेक्ट हो जाएँगे पीटी में। तो सोचो कि कितना ज़्यादा मतलब उस वक़्त का इफ़ेक्ट आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा। अगर उस वक़्त से ही वर्ण के आधार पे, कर्म के ही आधार पे वर्ण रहता, तो कितना बढ़िया रहता कि भाई आज हम लोग भी अच्छा मेहनत करते तो अच्छे-अच्छे पद पे चले जाते। आज हम लोगों के बीच से जो भैया हैं, छोटे-मोटे कोई जाति-वाति नहीं होता, जो मेहनत करता वो डीएम, एसपी बनता। अब थोड़ा-सा रिज़र्वेशन है तो मेहनत वाला घर बैठा बेरोज़गार है और जिसका रिज़र्वेशन में सीट फ़िक्स है उसको तो बनाना ही है किसी कीमत पे, चाहे वो 10 नंबर का ही नहीं लाए क्योंकि उसका सीट फ़िक्स है। ठीक है? हालाँकि ये चीज़ मानव समाज को काफ़ी चोट पहुँचाई है। जो रिज़र्वेशन फैसिलिटी हो गया या फिर जात-वात हो गया, ये मानव समाज को बहुत चोट, बहुत तकलीफ़ दिया है। मानव समाज रोया है इस चीज़ को लेकर के और बहुत लोगों को अच्छा भी लगा है कि जिसको फ़ायदा मिल रहा है। इससे लोगों के बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है बाबू, ये चीज़ याद रखना कि भेदभाव भाई तुम ऊँचे जात के हो, तुम नीचे जात के हो, ये सब खूब होता है। शुरू में जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छे से पढ़ाई करा था, तो उस वक़्त का ये क्या था कहानी, यदि कोई बच्चा किसी किसान के घर में पैदा होता है, तो यदि वो बच्चा जो है उसे पूजा-वूजा करने में बड़ा मन लग रहा है, पूजा-वूजा करने का बहुत मन करता है, वेद वगैरह का पढ़ाई करता है वो बच्चा, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब पढ़ जाता है, ये सब ग्रंथ को पढ़ने में उसको मज़ा आता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो अब क्या बोलो, समझ रहे हो ना? अब वो बच्चा किसान का बच्चा जो है वो ब्राह्मण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्राह्मण। क्योंकि उसे पढ़ने-वढ़ने में अच्छा लग रहा है, जो पुराण है, वेद है, महाभारत है, रामायण है, ये सब ग्रंथ पढ़ने में वो रुचि लग रहा है और उस वक़्त ग्रंथ जो होते थे वो संस्कृत में लिखे रहते थे। तो वो आसानी से क्या बन सकता था? ब्राह्मण बन सकता था। कहाँ? उस लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो इतिहास चल रहा था उस दौर का बात बता रहे हैं। लेकिन जो वर्ण है वो धीरे-धीरे बाद में जाकर के जटिल होते चला गया और फिर बदलना बंद। आज की डेट में फिर से व्यवस्था अच्छा हो गया है कि आप चाह के कोई से कोई जाति बन सकते हो, सरकार का नियम भी है। यदि आप राजपूत हो तो आप शूद्र बन सकते हो, शूद्र हो तो राजपूत बन सकते हो, ठीक है? उसमें आप जाति परिवर्तन कर सकते हो, ये सब संविधान में लॉ है। आज के डेट का बात अलग है। आप अच्छे कर्म करोगे, खूब पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे पोस्ट पे पहुँच ही जाओगे। चाहे आप शूद्र जाति के क्यों ना हो, आपको भी कलेक्टर बनने का अधिकार है। पहले ऐसा नहीं था। कलेक्टर का कुर्सी तो छोड़ दो, कलेक्टर का वो जो दफ़्तर होता था ना, उसमें भी घुसने नहीं दिया जाता था शूद्र को। अब तो कुर्सी पे बैठाता भी है डोम को और सलाम भी ठोकता है धड़ाधड़, ठीक ना? और एकदम दबदबा, भौकाली एकदम टाइट रहता है, किसका? डोम का भी, यदि वो कलेक्टर के कुर्सी पर है तो। गाड़ी रुकता नहीं कि 4 गो गेट खोलने के लिए फटाफट दौड़ता है। मतलब इतना भौकाली टाइट रहता है और गेट खोलने में बहुत बारी बाभन राजपूत पकड़ाता है, क्योंकि वो उसका बॉडीगार्ड होता है। तो जात-वात आज बिल्कुल मिट ही चुका है, क्योंकि वो डोम भले जन्म लिए थे डोम परिवार में और उनका कर्म इतना बढ़िया था, उन्होंने मेहनत करा एकदम दम लगा के, तो फिर वो डीएम बनते हैं और कई बाभन, राजपूत, लाला ये सब के परिवार के बच्चे उनको सलाम ठोकते हैं। तो आज का थोड़ा-सा बात अलग है। आज फिर वही व्यवस्था आ गया कि कर्म जैसा वैसा आपका फल मिलेगा। ठीक है? वो डीएम जाति ही अलग है ना? अच्छा, गुप्त में ऐसा नहीं था, गुप्त में तो बड़ा जटिल हो चुका था, मतलब शूद्र शूद्र ही रहने वाला है, ठीक है? वर्ण व्यवस्था जो था बाबू गुप्त में, वो कई उपजाति में छोटा-छोटा जाति कास्ट भी सब कास्ट में मतलब परिवर्तित होने लगा। एक कास्ट के अंदर कई छोटे-छोटे कास्ट होते थे। अब तक हम यही जानते हैं कि 4 प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के? 4। कौन-कौन हैं बताओ? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ये चारों जो प्रकार के आपका वर्ण व्यवस्था है, ये गुप्त काल में ये चारों प्रैक्टिस किए जा रहे थे और ये चारों वर्ण जो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब क्षत्रिय है तो उसमें भी बहुत सारा जाति घुस गया।
वैश्य हैं तो उसमें भी छोटे-छोटे कई जाति घुस गए, शूद्र हैं तो उसमें भी बहुत सारा जाति आ गया, जाति के अंदर जाति, जाति के अंदर जाति, ब्राह्मण है तो कई तरह के ब्राह्मण हो गए। तो छोटे-छोटे जातियों में बँटते चले गए और कई उपजातियों का जन्म हो गया देखते ही देखते। और जो उपजाति बनता है, इसी उपजाति के कारण समाज में जो जाति को लेकर कुछ ज़्यादा ही डिस्प्यूट्स बढ़ जाता है कि भाई साहब आप लाला भी हैं तो क्या हैं, कर्ण हैं, कायस्थ हैं, श्रीवास्तव हैं, क्या हैं, यादव हैं तो कौन-सा यादव है, फलना यादव, चिलना यादव, फटना यादव, मतलब यादव ही है तो 50 तरह का यादव ही है। बाभन ही है तो 10 तरह का अलग-अलग बाभन है। उसके अंदर गोत्र को मिलाया जाता है। शादी करने में दुनिया भर का ड्रामा है कि कहीं भाई-बहन ना निकल जाए, ये ना निकल जाए, जाति है तो जाति के अंदर बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ता है, गोत्र वगैरह को। ठीक है? यही ये सब डिस्प्यूट्स आपस में बढ़ते चला गया समाज में। और अगर कोई जाति के लोग कुछ अलग हटकर जैसे काम करने लगे, जैसे आज की डेट में देख लो, तो वो एक अलग प्रकार का ही जाति बन जाएँगे। जैसे आप गुप्तकालीन समाज में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक विशेषता ये भी रही है कि अलग-अलग जो छोटे-छोटे उपजाति के बच्चे थे, वो अलग-अलग जाति उभर कर आ रहे थे। गुप्तकालीन समाज में एक जाति का वर्णन मिलता है, जैसे कायस्थ जाति। जैसे अभी हम जो हैं पर्सनली हम तो कायस्थ परिवार से ही हैं, ठीक है? कायस्थ जाति का वर्णन काफ़ी गुप्त वंश में मिलता है। ये जाति उभर कर आने लगी। आप बोलोगे सर ये कायस्थ जाति का क्या काम है? कायस्थ जाति क्या करती है ना? कायस्थ का बेसिकली जैसे आप यादव हो तो उनका काम क्या है? गाय भैंस का दूध को निकालना, उसको बेचना, मतलब एक तरह से बिज़नेसमैन ही हो गए। तो इसी प्रकार से कायस्थ जाति जो होते थे उनका काम है लेखन संबंधी, मतलब लिखित वगैरह का जितना भी राजा के अंदर काम होता था लिखने का, पढ़ने का, वो कायस्थ जाति ही करता था। शुरू से ही कायस्थ जाति को बहुत ही चतुर और होनहार माना गया है। हमेशा से ये जो कायस्थ जाति है ना, वो पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी पारंगत रहे हैं। इनको पढ़ने-लिखने में बड़ा अच्छा लगा है और गुप्तकालीन समाज में अधिकांश जो बड़े-बड़े विद्वान आए हैं या फिर जो बड़े-बड़े स्कॉलर, थिंकर्स वगैरह देखने को मिले हैं गुप्तकालीन समाज में, वो अधिकांश कायस्थ जाति के ही होते थे। किसके होते थे? कायस्थ जाति से ही बिलॉन्ग करते थे। इस प्रकार से कायस्थ जाति जो है, इसकी उत्पत्ति का वर्णन यदि हमें कोई वंश में मिलता है, तो वो गुप्तकालीन समाज या वंश कह लो, उसमें ही हमको कायस्थ जाति का वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन समाज में एक व्यवस्था और होता था जो बड़ा प्रचलित था, जैसे दास व्यवस्था। कौन-सा व्यवस्था? दास व्यवस्था, ये सब प्रचलित था। लेकिन याद रखना एक चीज़ कि जो दास की स्थिति थी ना, वो बहुत बढ़िया नहीं होती थी, वो काफ़ी निम्न थी। मतलब ठीक थी, गरीब लोग थे दाइस काइस अरे जो दास थे वो बहुत अमीर नहीं होते थे, गरीब होते थे। और जो स्थिति थी वो काफ़ी निम्न थी दास की। और एक चीज़ याद रखना कि जो गरीब लोग थे समाज में उस वक़्त, तो गरीबी जो गरीब व्यक्ति थे उनके पास ज़मीन भी नहीं था, अपना रहने को मकान भी नहीं था, खाने को पेट भर भोजन भी नहीं था। तो उन लोगों की भी जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी गुप्तकालीन समाज में, मतलब उतना हेल्प करने के लिए उनको कोई था नहीं। और यहाँ सबसे खराब स्थिति जानते हो शूद्र जाति का हो जाता था, क्योंकि वो लोग दूसरे का सेवा करने में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते थे। छुआछूत तो बहुत मानते थे, है ना? अनटचेबिलिटी, मतलब बाप रे बाप, अगर शूद्र जाति के लोग अगर ऊंचे जाति को छू देते थे तो मार चाबुक से तोड़ देते थे पकड़ के कि तुम छू लिया, अब हम गंगा नहा ले, यमुना नहा ले, तैयो हम भगवान के घर नहीं पहुंच पाएंगे। ये स्थिति हो जाता था कि इतना मतलब छू लिया है, तुम छू कैसे लिया है, तुम मेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूम सकते हो। शूद्र जाति को इतना प्रतिबंधित किया जाता था, रोका जाता था कि वो लोग को बहुत खराब लगता था कि मतलब जो ऊंचे जाति के लोग होते थे उनके घर के इर्द गिर्द भी शूद्र शूद्र नहीं घूमता था। अगर घूमता पकड़ा गया तो उसको बहुत मार मारा जाता था और हाथ से नहीं डंडा से मारता था, क्योंकि हाथ से छू देंगे तो छुआ फिर छुला जाएंगे हम, और फिर मेरा भी एकदम हम भी शूद्र हो जाएंगे अगर शूद्र को छू दिए तो। फाहियान का पुस्तक पढ़ोगे ना तो वहाँ पे तुमको स्थिति मिल जाएगी अच्छा खासा। जो चीनी लेखक थे फाहियान, आपको बताए भी थे। इन्होंने अपने पुस्तक में जानते हो क्या लिखा है कि जो छोटे जाति के लोग होते थे वो अपने घर घुसने तक, मतलब कह लो बड़े जाति के लोग छोटे जाति को घर घुसने तक नहीं देते थे। और यदि गलती से वो ब्राह्मण के
गांव में घुस गए, छोटे जाति के लोग यदि प्रवेश कर जाते थे तो सारा गांव छोड़कर भाग जाता था। काहे कि मारता भी नहीं था, मारेंगे तो भी छुला जाएंगे, है ना। खेत वेत भाग जाता था सारा गांव वहां से, कि बाप रे बाप गांव में रहना मुश्किल हो गया, 5 गो शूद्र घुस गया है, गांव में प्रवेश हो गया है। तो सोचो गुप्तकालीन समाज में ये जाति वाति कितना कॉम्प्लिकेटेड था भाई साहब, एकदम ये जात वो जात, शूद्र तो अगर गलती से गांव घुस गया तो ब्राह्मण खेत भाग जाता था, ये स्थिति में था। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो गांव थी वो काफी, मतलब वहां पर क्या होता था, अगर शूद्र गांव में घुस जाता था ना गुप्तकालीन में, तो पानी से धो धो के गांव को एकदम, मतलब समझ लो कि लगता था बाढ़ आ गया गांव में, कि जल्दी धो, झाड़ू मार रहा है, गोबर से लेप रहा है, कि शूद्र घुस गया है गांव में। मतलब इस प्रकार से बेइज्जती शूद्र की जाती थी, कि इतना घिन तो लोग आज की डेट में क्या ही बोले, मतलब इतना स्थिति खराब था। और इस प्रकार से यह पता चलता है कि जो अछूत है या छुआछूत कह लो, अछूत का मतलब क्या, छुलाते नहीं है, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। मतलब जो छोटे जाति के लोग थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी। वैदिक काल का आप पढ़ोगे ना हिस्ट्री, वैदिक पढ़ाई, मेरा लेक्चर देखना ना, मिल जाएगा आपको। तो वैदिक काल के जो समय हैं, जैसे जैसे मतलब वेद वेद जैसे से बना, तो उस वहाँ पे आप देखोगे स्त्री की स्थिति में थोड़ा बहुत गिरावट भी है वैदिक में। और गुप्तकालीन समाज में स्त्री थी, महिलाएं थी, उनकी स्थिति काफी हद तक दयनीय ही हो गई, मतलब गिर ही गई। वैदिक काल से वैदिक काल में ही देखा गया कि जो स्त्री होती थी, महिला, उनकी स्थिति में गिरावट होना स्टार्ट हो गया। और गुप्त आते आते तक तो भाई साहब पूरा स्थिति खत्म हो गया था। महिलाओं को एकदम पूरा घोंघटा में बंद करके घर के चार दरबारी के अंदर रखा जाता था। गलती से बाहर आ जाती थी तो समाज उसको बहुत गाली वाली देता था, कि तुम भाई, तुम मतलब बाहर निकल गई, तुमको अपना इज्जत का कोई परवाह नहीं है, लोग तुमको गलत वे से देखेंगे, दिस डैट। और फिर तुम किसी भी पढ़ाई लिखाई, किसी भी पूजा पाठ, किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो। महिलाएं तो अलग ही, महिलाएं अलग जाति की थी, चाहे वो ब्राह्मण की वाइफ हो या फिर राजपूत की वाइफ हो, चाहे कोई भी बड़े बड़े जाति की वाइफ हो, महिला जाति ही अलग होता था। और उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी। उसको पढ़ने लिखने, समाज में किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन, बड़े बड़े पद पे जाने, ये सब चीज़ का अधिकार नहीं था। वो बस चार दीवारी के अंदर रहती थी और बस उनका एक ही काम था कि वो बच्चा देने की मशीन थी। इससे ज़्यादा उनको समाज में कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था महिलाएं को। बहुत अलग लेवल की स्थिति, गिरावट थी किसमें, गुप्तकालीन समाज में। यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया। और 510 ईस्वी में एक चीज़ देखा गया है कि जो भानुगुप्त हैं, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जानते हो क्या लिखा गया है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो उस अभिलेख में दिखाया गया है कि जो फर्स्ट टाइम महिला को सती होने का प्रमाण है ना, मतलब जब उसका पति मर गया तो महिला का इज्जत इतना खराब था कि उसको भी धकेल के आग में जला दिया गया। मतलब जिंदा पत्नी और मुर्दा पति दोनों को एक साथ जला दिया गया। सोचिए जिंदा पत्नी पे क्या स्थिति बीतती। ये सब प्रचलन समाज में चल पड़ा था। लोगों को लगता था कि अगर पति ही नहीं है तो किसको मुंह दिखाने के लिए जिंदा रहेगी, उसको भी मर ही जाने में फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ रहेगी तो अलग अलग लोग उसको पता नहीं क्या क्या नज़र से देखेंगे, और पता नहीं क्या क्या व्यवस्था समाज में, मतलब इस लेवल का था। समझ लो कि उसको आग में ही जला दिया जाता था कि गेर खेले खत्म, पति ये नहीं तो तुम जी के क्या करेगी, किसके लिए जिएगी। इस तरह से समाज उसको ताना देता था। ठीक है, ये सब बड़ा दयनीय व्यवस्था है और समाज को थोड़ा सा शर्म करना चाहिए। आज के डेट में भी लोग समाज 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 ही कर रहा है। यही समाज देखो ना क्या स्थिति बना रखा था, और आज की डेट में भी लोग समाज को ही लेके चल रहा है। ठीक है, काफी दयनीय स्थिति। महिला जाति ही अलग था। शूद्र से भी स्थिति बदतर थी महिला का। अब क्या तुमको बताएं, शूद्र तो कम से कम बाहर निकल के खेत वेत में काम भी करते थे। अब महिलाएं की स्थिति तो भाई साहब एकदम खत्मे थी। ये तो चुंदरी ओढ़ के भी बाहर नहीं निकल सकती थी, वो घरे में बंद रहती थी। और बस उसका बोले ना एक ही काम था कि बस बच्चे को पैदा करना, इससे ज़्यादा घर का काम करना, बच्चे पैदा करना, बस यही काम था महिलाएं का। ना पढ़ाया ना लिखाया ना कुछ, दिस डैट कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ही
ईसवी सन बढ़ते जाता है, ईसवी आ जाता है ना? तो ऑलमोस्ट जो सभी साम्राज्य जो हैं, वो एक ही प्रकार का मनोरंजन करना स्टार्ट करते हैं। एक ही जैसा सभी साम्राज्य जितने भी छोटे-छोटे साम्राज्य रहते हैं, एक ही जैसा कपड़ा वगैरह देखने को मिलता है। और अब हम थोड़ा-सा डिटेल में जाके देखेंगे गुप्तकालीन में। तो गुप्तकालीन में जो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था को आप प्राचीन काल में देखोगे तो जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था समझते हो ना, वो 3 स्तर पे बँटा हुआ था। क्योंकि पैसा जो है गुप्त काल में राजा को आता कहाँ से था? इस बात पे हमको डिस्कस करना है, क्योंकि मेंस में यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। पहला तो कृषि कैसा था उस गुप्तकालीन समाज का, इस बिंदु पे डिस्कस करेंगे। क्या गुप्तकालीन समाज में उद्योग वगैरह था या फिर नहीं था? इस बिंदु पे भी थोड़ा-सा बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखो कि जो उद्योग होते थे, बड़े-बड़े उद्योग लगाए जाते थे, वो सब उद्योग में जो सामान बनता था या फिर व्यापार होता था, है ना? वो कहाँ बेचा जाता था, कितना बेचा जाता था, टैक्स कितना राजा लेता था, ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा कि जो गुप्तकालीन समाज है, उनका आर्थिक स्थिति कैसा था। सबसे ज़्यादा जो समाज में होता था, वो कह लो कि कृषि ही इसका जो था ना, कृषि का काम, ये सबसे ज़्यादा होता था उस वक़्त भी। और कृषि ही अर्थव्यवस्था का शुरू से ही आधार रहा है। आज की डेट में भी देखोगे तो इंडिया के लगभग 75% जो लोग हैं, 70 से 75% लोग, वो कंप्लीट रूप से कृषि पे ही डिपेंड हैं। क्योंकि खेती होगा तो उनके घर के बच्चे लोग पढ़ पाएँगे। खेती कर के लोग अपने बच्चे को आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर सब कुछ बनाते हैं भारत में। और अब लोग थोड़ा ट्रेंड बदल चुका है, आजकल बच्चे बिज़नेस, व्यापार और फिर अच्छे-अच्छे पद पे चले जाते हैं और धीरे-धीरे खेती-वेती की तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो टेक्निक मशीन है वही खेती को संचालित कर रहा है, चला रहा है। ट्रैक्टर्स हैं, बिच्चा-उच्चा छींटने का मशीन आ ही गया है, थ्रेशर्स है, काटने-वाटने के लिए भी मशीन है ही। तो उस साइड जॉब अपॉर्च्युनिटी भी है, लोगों को घटते दिखा है, ठीक है? पहले मज़दूर वगैरह खेत में खूब धान रोपाई करते थे, अब धान रोपने का मशीन आ गया है, धान काटने का मशीन आ गया है, तो मज़दूर वगैरह जो हैं वो खेत उतना जाते नहीं, उनको काम ही नहीं है। लोग काम देगा बड़ा-बड़ा किसान तब ना, बोलेगा अरे जाइए ना घर, हमारा मशीन में डीज़ल डाल दिए, वही मेरा काम कर देगा। तो जॉब अपॉर्च्युनिटी उधर जा रहा है कि मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर, कृषि जो अर्थव्यवस्था था, उसमें बहुत सारा जॉब अपॉर्च्युनिटी भी था, लेकिन अब वैसा जॉब अपॉर्च्युनिटी हमको कृषि में देखने को नहीं मिल रहा है धीरे-धीरे। क्योंकि सब चीज़ जो इंसान करता था कृषि के अंदर, वो सब का जगह कौन ले लिया है? मशीन ले लिया है। और भारत में ब्रिटिश काल के समय अगर देखोगे, तो वहाँ पे जो कृषि ही भारत के अंदर सबसे बड़ा मुख्य अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है, ठीक है? आमदनी के नाम पे कृषि ही लोगों को याद आता था कि खेती है तो आमदनी है, खेती अच्छा तो आमदनी अच्छा। आमदनी और इनकम का जो सोर्स होता था वो गुप्त काल के अंदर वो कृषि पे ही अधिकांश लोग डिपेंड थे, ठीक है, टिका हुआ था। और गुप्त काल में लगभग 1/4 से लेकर के 1/6 टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। कहता था कि भाई अगर 100 रुपया तुम खेती से कमाए हो तो आँख मूंद करके तुम 25 से 30 रुपया तुम राजा को दे दो, इससे ज़्यादा तुमसे हम कुछ माँग नहीं रहे हैं, ठीक है? और जो सारा टैक्स था, जो भी टैक्स को वसूला जाता था, वो समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? ये नहीं कि बोर हो रहे हो। जितना भी टैक्स वसूला जाता था सब कौन ले लेता था? राजा ही ले लेता था। और फिर उस पैसे से समाज में डेवलपमेंट करने का काम राजा स्वयं करता था। राजा को मन करता था तो डेवलप करता था, नहीं तो अय्याश करता था वो पैसे से। कोई उसे हिसाब-किताब लेने के लिए ईडी, इनकम टैक्स नहीं था। समझ रहे हो ना? उस वक़्त कुछ वैसा आज के डेट में ये सब है कि अगर लालू यादव कुछ चारा घोटाला किए हैं, दिस दैट तो उनको जेल भी भेजा जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। यही तो अंतर है ना कि ये डेमोक्रेसी है, ये संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत चलाया जा रहा है। पहले राजतंत्र था। राजा का मन है तो डेवलप कर दिया, नहीं तो वही पैसा से वो पैसा को खा ले, पी ले, वो पैसा पे सूझ जाए, पैसा को जला के चाय पी ले। कुछ भी करे वो राजा का मर्ज़ी होता था, कोई उसका हिसाब-किताब लेने नहीं जाता था। लेकिन अब तो बाबू अलग बात है। अब तो जनता का पैसा सरकार के तक पहुँच रहा है तो उसका एक-एक रुपया पाई-पाई का हिसाब लेने का अधिकार हमारे बड़े-बड़े संस्था को है। अभी आपका जो ईडी हो गया है, कैग वगैरह ये सब
आपका लोकपाल बिल, ये सब आपको पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस में जाकर के। लोकपाल वगैरह क्या, ये सब सरकारी संस्था है जो भी भ्रष्टाचारी है ना, उनको पकड़ने का काम करते हैं लोकपाल सब, लोकपाल बिल, ये सब एक पर एक संस्था है भारत के अंदर। आप जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये सब जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से घोटाला को पकड़ने का काम करती है। एक एक रुपया का आजकल हिसाब है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। राजा का मन है तो गुप्तकालीन राजा अय्याश भी कर लेता था जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से, लेकिन जनता के औकात नहीं होता था कि उससे पूछ ले कि भाई साहब आप ये पैसा कहाँ खर्च किए हैं। ठीक है। अच्छा, राजा जो होते थे वो मतलब व्यापार वगैरह जो था ना, उसमें कहीं न कहीं एक ग्रुप था, ये आपका गुप्तकालीन समाज में, मतलब व्यापार जो किया जाता था वो लोग ग्रुप बना-बना के होता था। व्यापार को थोड़ा-सा ग्रुपिंग में ही चलाया जाता था और उससे उतना कमाई नहीं होती थी। कमाई जो था वो एक निश्चित भाग जो है व्यापार का वो राजा को पहुँच ही जाता था, लेकिन वैसा व्यापार प्रधान नहीं था। ठीक है। व्यापार के श्रेणी में जो व्यवस्था होती थी वो तो ठीक थी, लेकिन व्यवस्था के लिए जो श्रेणी मतलब जो भी लेवल बनाई गई है, अ, उसमें जो सबसे बड़ा हेड होते थे वो आपका राजा ही होते थे, क्योंकि राजा के बिना व्यापार करना बिना लाइसेंस लिए ये सब उतना गुप्त काल में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि राजा एक एक टैक्स का हिसाब रखता था। बोले व्यापार भी करना है तो राजा से ही बात करो। ठीक है। एक चीज याद रखना कि जो हेड वगैरह तो इस सब में तो राजा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो व्यापार होता था तो व्यापार के लिए जो भी अलग अलग ग्रुप बनाई जाती थी, है ना, उस व्यवस्था को सबसे संचालित करने के लिए राजा ही काम करते थे। और गुप्त काल को अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें आपका ताम्रलिप्ति है। क्या है? ताम्रलिप्ति। यहाँ से बीपीएससी 2015 की 17 में क्वेश्चन पूछा गया है ताम्रलिप्ति से। जो बंदरगाह होते थे ना, सी पोर्ट जिसको इंग्लिश में कहेंगे, तो उसमें क्या होता था, जो बंदरगाह था, जैसे उज्जैन शहर चले जाओगे तो वहाँ पे व्यापारी केंद्र बढ़िया चलता था गुप्त काल के अंदर। और जो व्यापार संचालित करने के लिए मुद्रा वगैरह होता था, पैसा, वो सब का प्रयोग काफी किया जाता था। ताम्रलिप्ति वहाँ पे मतलब पैसा वगैरह के रूप में जो ताम्र है, इस तरह से कुछ कुछ व्यवस्था को चलाया जाता था। ताम्रलिप्ति पैसा हो गया। और प्रमुख बंदरगाह जैसे उज्जैन शहर चले जाओगे, वहां पर व्यापारिक केंद्र जबरदस्त होता था गुप्त काल समाज में। ठीक है। व्यापार को अच्छा संचालित किया जाता था। मुद्रा वगैरह का, पैसा का प्रयोग किया जाता था। ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम को ही प्रैक्टिस किया जा रहा है। मतलब बार्टर सिस्टम का मतलब क्या? सामान के बदले में सामान। आलू दो प्याज लो, प्याज दो करेला लो, है ना। तो इस ये व्यवस्था अच्छा नहीं था, क्योंकि बार्टर सिस्टम में बहुत बार मैच, हमको पानी चाहिए था लेकिन हमको अब मान लो हमको दूध पीना है, तो जो दूध वाले किसान है उसको हम टमाटर सौंप रहे हैं, उसके पास ऑलरेडी टमाटर है तो हमसे टमाटर लेगा नहीं, तो फिर हम टमाटर दे करके काम नहीं चला पाएंगे। फिर हमको टमाटर देना पड़ेगा किसको? प्याज वाले को। फिर उसे प्याज लेना पड़ेगा, फिर दूध वाले को प्याज देना पड़ेगा। तो दुनिया भर का ड्रामा था उसमें। तो फिर जो व्यवस्था लाया गया समाज में, वो कहीं नहीं तो कहीं कैसा व्यवस्था लाया गया? नोट चलाया गया व्यापार के लिए। क्या चलाया गया? नोट। नोट को छापना स्टार्ट किया गया, मुद्राएं को लाया गया। गुप्त काल में जो भी मुद्रा का प्रयोग में लाई गई है वो अधिकांश सोना का ही होता था। ठीक है। चांदी का भी सिक्का होता था और कई अन्य जो धातु हैं उनको भी प्रयोग करके चीजों को बनाया जाता था। लेकिन यदि सबसे ज्यादा था तो वो सोना का सिक्का, या फिर उसको सरवन कह लो, सरवन सिक्का को ही काम में लाया जाता था। गुप्तकालीन समाज में सोना वगैरह का सिक्का को ही काम में लाया जाता था। गुप्त वंश और बाद में चल करके आपको जो गुप्तकालीन वंश चलता है तो वहां पर जो सरवन सिक्के हैं, सरवन सिक्कों की क्वालिटी खराब होते हुए दिखने लगती है, क्योंकि गुप्तकालीन में बहुत सारे राजा हैं। तो जो अमीर अमीर राजा थे वो सोना की क्वालिटी जो कैरेट था ना उसमें
कहीं न कहीं देखा जाए तो काफ़ी कैरेट को ठीक किए थे। 24 कैरेट का भी सोने का सिक्के चलाया गया है गुप्तकालीन समाज में। चंद्रगुप्त फर्स्ट वगैरह का देखोगे, समुद्रगुप्त वगैरह का देखोगे, तो इसमें सोना का सिक्का जो चलाया गया है ना कि उसका क्वालिटी भाई साहब एकदम अलग लेवल का है। लेकिन जैसे-जैसे गुप्तकालीन समाज के राजा आर्थिक रूप से कमज़ोर होते चले गए, वो सोने के सिक्के के क्वालिटी को क्या करते चले गए, कम करते चले गए। और जो स्वर्ण सिक्का था उसकी क्वालिटी में काफ़ी गिरावट हुई। एक चीज़ याद रखना कि जो सोने के सिक्के होते थे, स्वर्ण सिक्के, उसे दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था बाबू? रूपक। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, ये सब चीज़ को याद रखना। चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, जबकि सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। जब चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त सेकंड आए ना, तो वो शक को क्या कर देते हैं? पराजित किए। तो इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी का भी सिक्का साम्राज्य में चला दिया। बोला चलने दो, सोना का चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, चांदी का भी चलाओ। तो चांदी का सिक्का वगैरह को चलाना स्टार्ट कर दिया। और गुप्त काल में भूमि को दान में देने का जो व्यवस्था का विस्तार हुआ, वो चंद्रगुप्त सेकंड के ही समय में होता है। भूमि दान वाला जो व्यवस्था था उसमें तो ब्राह्मण का गजब वर्चस्व बन गया था, सामंती व्यवस्था आ गया था कि भाई साहब एकदम ब्राह्मण गदगद रहता था, पूजा पाठ कराता था, 50 बीघा भूमि उसके नाम। ठीक है। भूमि दान प्रथा जो है ये अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से, ब्राह्मण का मन बढ़ते चला गया था। आप स्टार्टिंग करोगे ना सातवाहन वंश को पढ़ना, तो सातवाहन वंश में आपको जरूर एक चीज समझ में आ जाएगा कि जो भूमि वगैरह दान है, कहीं ना कहीं वहां से भी प्रेरित होकर ये लोग स्टार्ट करे हैं। इस व्यवस्था को विस्तार करने का काम ये गुप्त वाले ने किया है। स्टार्ट तो आपका सातवाहन ने ही किया था, ये भूमि दान, सोने के सिक्के, दिस डैट, लेकिन ये सब चीज़ को विस्तार किया कौन? गुप्त वाले आकर के। आप देखते हैं गुप्त जो कालीन समाज चल रहा था, तो गुप्त काल जो चल रहा था उस समय धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस बिंदु पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होते हुए दिखे। 1 घंटा 1 मिनट का हो गया है वीडियो, है ना? लेकिन हमको तो और पढ़ाना है, तो हम सोच रहे हैं कि गुप्त काल पे एक वीडियो और बनाएं, 4 वीडियो हो जाएगा। और फिर जाकर के आपका इधर से भी क्वेश्चन वगैरह छूटने वाला नहीं है, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो फिर चित्रकला पे डिस्कस करेंगे, फिर क्या क्या फेमस रहा है उस पे, और भी बहुत सारा कुछ है कि कौन कौन सा राजा क्या कारण से क्या क्या किए, कौन सा वैष्णव धर्म के थे, तो हर कुछ को हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। आप हमारी इस वीडियो को एंजॉय करें, कम से कम 2 बार 3 बार सुन लें स्पीड करके, आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत।